बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सफ्तर और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफ्तर और आयशा सैफ के दरमियान होने वाली तलाक के हवाले से अभी तक मैंने आपको जो भी खबरें दी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि वो सब कुछ जो है दुरुस्त था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुनैद सफ्तर और आयशा सैफ के दरमियान मामलात ख़राब थे। आज से काफ़ी अर्सा पहले उनके दरमियान डिवोर्स हो चुकी थी और अब यही खबर जो है 92 न्यूज़ के जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया है। 92 न्यूज़ ने इसको बाकायदा तौर पे छापा है, अपने अखबार में, अपनी वेबसाइट पर इसको शेयर भी किया है। और वो तमाम खबरें जो मैं आपको बता रही हूँ वो हर्फ ब हर्फ कुछ फैमिली ज़राए जो है और अब आने वाले दिनों में कुछ लोग सामने आकर बताएंगे। जैसे कि आयशा ने सामने आकर बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और उसने भी वही बातें बयान की जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको अगर याद हो, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि आयशा के अपनी सास के साथ मामलात अच्छे नहीं थे। 2 वजूहात थी, मैंने आपको उसके बारे में बताया और देखिएगा आने वाले दिनों में आयशा सैफ अगर मजीद बोली तो वो ये बताएंगी कि वो 2 वजूहात वही थी, यानी कि एक वजह कतर थी। जी हाँ, कतरी खत जिसने नवाज शरीफ को पहले रिलीफ दिया था, वो खत जो है अब उसी तरह का एक और चाहिए था, यानी कि कोई इस तरह की वहां से गारंटी चाहिए थी, कोई उनकी सपोर्ट चाहिए थी। और वो मामला भी जब तय नहीं पाए तो फिर मरीम नवाज ने कहा कि अब मैं क्यों इसको बर्दाश्त करूं। उसके अलावा मरीम नवाज की जो एक अथॉरिटेटिव नेचर है, एक ऐसी नेचर जिसमें वो लोगों को कंट्रोल करना पसंद करती हैं। वो चाहती हैं कि लोग उनके इर्द गिर्द पानी भरते दिखाई दे, लोग जो है उनकी बातों को सुने, उनके सामने सरनिगू रहे। तो एक पढ़ी लिखी घर की एक ऐसी लड़की जिसने एक आला तालीम हासिल की, एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट पे थी, वो रेडको को लीड कर रही थी, अपने बाप के बिजनेस को लीड कर रही थी। और एक ऐसी लड़की जिसे सारी ज़िंदगी कतर में शहजादियों की तरह गुजारी और उसके बाद उसने जब बाहर जाके पढ़ा भी तो वहाँ पर भी उसने अपनी फील्ड में आगे झंडे गाड़े और उसने इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी जो है, इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो हासिल की। तो ऐसे में एक ऐसी लड़की को कंट्रोल करना जो है शायद मरीम नवाज के बस में नहीं था। और मरीम नवाज की जो नेचर है उसके साथ उसकी नेचर जो है वो बहुत क्लैश हुई, यहाँ तक कि उसने आकर बाकायदा तौर पे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वही बातें शेयर की जो मैंने आपको बताई थी। सास के बारे में उसने क्या कहा, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में उसने क्या कहा, वो तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत जगहों पे आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन एक दो बातें मैं आपको और पहले बता दूं। सबसे पहली बात ये कि ये तलाक जो है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी नहीं हुई, पहले हुई। अब इसको बाकायदा तौर पर इंडोर्स किया है 92 न्यूज़ ने और दीगर कुछ सहाफ़ी है। उन्होंने कहा है कि बावसूख ज़राए से उनका ये कहना है कि तमाम ये जो तलाक का ऐलान है ये तयशुदा वक्त के मुताबिक किया गया, यानी कि डिसाइड किया गया था कि ये तलाक अब दी जाएगी। अब आप सोचेंगे क्यों, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, तो अगर वो वापस आने के लिए उनको कोई गारंटी मिल गई तो फिर शायद ये तलाक डिक्लेयर नहीं की जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि इनकी तलाक जो है रमज़ान मुबारक के महीने में इनके मामलात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। और रमज़ान के महीने में, यानी कि ये जो रवा साल, उसके रमज़ान के महीने के दौरान ही आयशा जो है जाती उम्रा को खुदा हाफिज़ कहकर जा चुकी थी। जी हाँ, उन्होंने जाती उम्रा को छोड़ा और वो कतर चली गई। इससे पहले वो लंदन में भी अपने शौहर के साथ मौजूद थी, इंग्लैंड में, लेकिन कतर जाने से पहले वो लास्ट जो मौजूद थी वो जाती उम्रा में थी। और इनके दरमियान ये मामलात तय पाए थे कि उनके जाने के बाद उनको तलाक जो है उसके कागजात भेज दिए जाएंगे। और तलाक के कागजात भेजे जाने के बाद, तलाक का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, और एक और शर्त थी कि इद्दत पूरी होने के बाद इस तलाक को डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब जब आयशा सैफ की इद्दत जो है वो मुकम्मल हो गई है तो उसके बाद अब इसको बाकायदा तौर पर तलाक जो है इसको डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया गया है। और उसकी तस्दीक जो है खुद जुनैद सफ्तर ने आकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर दी है। तमाम कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल होने के बाद ये काम जो है ये अंजाम पजीर पाया है। तो ये तो एक चीज़ थी। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरी खबर की तरफ, और वो है जनाब आयशा ने जो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की। वो स्टोरी बताने के बाद मैं अब आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आगे दूंगी, इसके बाद ज़रा ये सुनिएगा। अब जनाब आयशा सैफ कहती हैं कि अपना जो पहला बयान था उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर तंज किया, मरीम नवाज के ऊपर तंज करते हुए कहा कि प्राइवेसी जो है वो इंसान का एक बुनियादी हक होता है, लेकिन शायद मेरी साबका सास को इसका इल्म नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज की जो फितरत है और उस फितरत के तहत उन्होंने डेफिनेटली उनके मामलात में इंटरफेयर किया, जिसमें से एक मामला जो है कहा यह जा रहा है कि जो जुनैद सफ्तर है वो किसी को पसंद करने लग गए थे, या उनकी दोस्ती थी, या जो भी मामला थी, कहा जा रहा है।
मैं इस बारे में कंफर्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मुझे एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ ने ये बात बताई नाम ना बताने की शर्त पर, और उन्होंने कहा कि उस लड़की का नाम तक उन्हें मालूम है लेकिन उन्हें बताने की इजाज़त नहीं है। तो ये मामलात भी कुछ आयशा को पता लगे, और इन मामलात पे जब उन्होंने गुस्सा किया तो इसके ऊपर उनको अपनी सास की तरफ से बातें भी सुननी पड़ी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको ताने भी सुनने पड़े कि उनके मामलात जो कतर के हवाले से हैं उनको तो वो संभाल नहीं सकी, उन्हें तो उन्होंने देखा नहीं, और अब जो है वो अपने तौर तरीके जो है सीधे कर ले और उनके कसबल निकालने की कोशिश की, इन अदर वर्ड्स। लेकिन वो एक पढ़ी लिखी खातून थी। यहाँ तक सुनने में आया था कि सास और बहू के दरमियान बहुत ज्यादा तर्क कलामी हुई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक क्लेम किया था कि कुछ हाथापाई तक नौबत आई थी, शायद कोई उनके ऊपर हाथ भी उठाया गया, लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं कर सकती। अलबत्ता उन दोनों के दरमियान शदीद झड़प हुई, लड़ाई हुई, नाराजगी हुई, ये बातें जो है ये कंफर्म की जा रही है। अब आगे आयशा कहती हैं, मैं मौजूदा सूरत हाल में इस हवाले से चंद बातें वाज़ेह करना चाहती हूँ। ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ। वो कहती हैं कि अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि उसने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए सकून के लिए पैदा किया है। दौलत और जिंदगी की आसाइशें आज की दुनिया में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन वो सकून मेरी जिंदगी में गायब था। मुझे कभी इतनी मोहब्बत या वो सकून नहीं दिया गया जिसकी कोई भी बीवी अपने शौहर से तवक्को रखती है। आयशा सैफ ने कहा कि मैं अपनी तलाक से खुश हूं और मैं अपनी जिंदगी में बेहतर तौर पर आगे बढ़ना चाहती हूं। बराह करम मुझे इन सब से दूर रखे, क्योंकि मेरी प्राइवेसी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। देखिए, उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के सकून के लिए पैदा किया गया, लेकिन वो सकून मेरी जिंदगी में नहीं था। वो मोहब्बत जो एक औरत को चाहिए होती है वो मुझे कभी मिली ही नहीं। मैंने आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग में ये भी बताया था कि आयशा की तरफ एक बेशक एक तरह से पसंद इसे आप कह सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस डील भी थी, लेकिन पसंद की शादी भी थी। लेकिन शादी के बाद जो एक अंदाज है वो अपनाया गया जुनैद सफ्दर की तरफ से, ना उनको तवज्जो दी गई, ना मोहब्बत दी गई, जिसके नतीजे में वो बहुत ही परेशान भी रहती थी, और इस परेशानी की वजह से उनके दरमियान दूरियां जो है वो मजीद बढ़ती चली गई। और अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आयशा सैफ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर क्या शेयर किया, और उन्होंने कहा कि मुझे वो मोहब्बत जो कि मिलनी चाहिए थी। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इवन इनकी वीडियोस में ये चीज़ नोट की गई थी कि जुनैद सफ्दर जो है वो अपने ही धुन में थे, अपने ही अंदाज में रहते थे। एक नया जोड़ा होता है जिसमें प्यार मोहब्बत होता है तो एक दूसरे की तरफ इंसान देखता भी है, कोई मुस्कुराहटों का तबादला भी होता है, लेकिन वहां पर हमने बिल्कुल एक बेअतनाई देखी। हमने देखा कि कोई जो एक लड़की की अगर कोई नई शादी है, एक लड़के की नई शादी है, पहली शादी है वो भी, तो वहां पर एक मोहब्बत का जो इजहार था उसका बड़ा फुकदान था। बल्कि मरियम नवाज के साथ जुनैद सफ्दर जो है लाडियां करते भी नजर आते हैं, उनके कंधे पे सरकते, मुस्कुराते और माँ के साथ पोज बनाते तो नजर आते, लेकिन अपनी बेगम के साथ एक ऐसा रवैया था जो शायद किसी अजनबी के साथ होता है। यहाँ तक कि एक पोलो ग्राउंड में जब ये बैठे चाय पी रहे होते तो वहां पर एक उन्होंने जेस्चर दिया कि उनके लिए सीट गालबन उन्होंने छोड़ी या कुछ उनको बैठने के लिए जगह दी, तो उसको बड़ा हाईलाइट करके बताया और दिखाया गया, खासतौर पे सोशल मीडिया विंग में जो एक मखसूस कहना चाहिए कि जमात का है, जाहिर सी बात है उन्हीं की जमात का, लेकिन वो ही एक कोई जेस्चर था जो उस पूरे शादी के प्रोसेस में हमने उनके लिए देखा, और इस बात का इकरार उन्होंने भी किया कि मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली, मुझे वो ट्रस्ट नहीं मिला, मुझे वो सकून नहीं मिला अपनी जिंदगी में। अब मैं आपको बताती हूँ आयशा सैफ के हवाले से एक चीज़ और जो सामने आ रही है वो ये है कि आयशा को बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया गया था उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से। नंबर 2, उनको जो मामलात उनके वालिद के हवाले से जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो चीज़ें जो जब पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी, तो इस पर कुछ तल्खियाँ हुई, कुछ बोला गया उनके ख़ानदान वालों के बारे में, उनके घर वालों के बारे में, जिस चीज़ को वो बर्दाश्त ना कर सकी, और उस पर भी वो काफ़ी गर्म सर्द हुई। और उसके अलावा जो एक और बात सामने आ रही है कि इनके और इनके शौहर के, साबका शौहर के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो लड़ाई झगड़े की वजह भी बन रही थी, और इन चीज़ों के अंदर भी उनकी साबका सास ने काफ़ी इंटरफेयर किया, सुनने में ये आ रहा है, और उनकी बातों से भी अंदाज़ा हो रहा है। और उनकी प्राइवेट लाइफ, उनकी निजी लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनके शौहर के साथ जो उनके मामलात थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुई, और जिस चीज़ को वो बर्दाश्त फिर ना कर सकी, और फिर वो जो जाहिर सी बात है ना यहाँ के रस्म व रवाज से इस कदर वाकिफ़ थी और उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका वास्ता किन से पड़ा है, तो वो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि पीस ऑफ माइंड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुकून के लिए उन्होंने कहा कि मैंने तलाक ले ली।
اور میں بہت خوش ہوں. میں اپنی زندگی کو اب نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں اور بہتر طور پر اسے آگے بڑھانا چاہتی ہوں. بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے, چاہے کوئی بندہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, لیکن جب بات طلاق کی آتی ہے تو بڑے سے بڑا انسان جو ہے وہ ہل کر رہ جاتا ہے. ایسے میں واقعتاً میں سمجھتی ہوں کہ عائشہ سیف کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہاں, یہ جو گفتگو ہے جہاں تک, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل پارٹی ہے, پبلک فگر ہے, اور ان کے بارے میں بات تو ہوگی, اور جب وہ خود کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہوگی. لوگوں کو میں نے بڑی عجیب باتیں کرتے سنا. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان جو ہے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں شادی کروں گا, آپ لوگ جلدی نیا پاکستان بن جائے, میں پھر شادی کروں گا, تو جب وہ خود پبلک کرے, ارے بھائی جب وہ یہ نہیں بھی کہتے تھے تب بھی ان کی ذاتی زندگی کے اوپر, جب ان کی جب آمہ خان کے ساتھ شادی تھی ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے, ہمیشہ سے یہ باتیں کی جاتی رہی. اور یہ سیاست کے اندر ہمارے پاکستان میں بہت گند ہے, بہت گندی پالیٹکس ہوتی ہے ایک دوسرے کی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں. اسے اوائڈ کریں, لیکن یہ کوئی اس کا ریونج کے طور پہ نہیں ہے, بلکہ ایک خبر ہے جس خبر کو ہم شیئر کر رہے ہیں, جس پر لوگ سیکھپا ہوتے ہیں, کیونکہ صحیح خبر اگر دی جائے تو پھر لوگوں کو بری لگ جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.